तो हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स में क्या आते हैं? मंकीज, एप्स, इंक्लूडिंग ह्यूमंस लाइक गोरिल्लास, चिंपैंजी, ओरेंगुटन, गिब्बन, दे ऑल आर एप्स एंड देन ह्यूमंस। तो जितने भी प्राइमेट्स फीमेल हैं उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो आइए हम पहले अपना टॉपिक लिख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नाउ पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मेनार्क। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुकने को बोलते हैं मेनोपॉज। तो दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल। दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। इन फीमेल प्राइमेट्स, that is apes, monkey and humans. After that, first menstrual cycle is called menarche। और ये था नीट 2025 का क्वेश्चन। काफी इजी लग रहा होगा आपको, बट हाँ, इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, सब कुछ टफ नहीं होता। सो फर्स्ट menstrual cycle is called menarche, and the cessation or stoppage of menstrual cycle, cessation of menstrual cycle is called menopause। और ये जो मेनोपॉज आता है, ये अराउंड 45 टू 50 ईयर्स, मैक्सिमम 55 ईयर्स। सो दिस इज 45 टू 50 ईयर्स के अराउंड आता है। तो द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द मेनार्क एंड द मेनोपॉज, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ। मींस इस बीच फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है एंड शी कैन बी प्रेग्नेंट, शी कैन गिव बर्थ बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो इस रिप्रोडक्टिव लाइफ में रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है। साइकिल मतलब एक रिपीटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स अगेन एंड अगेन होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो मेंसेस वर्ड है, ये इसको बोला जाता है रिपीटेशन। इसका मतलब है रिपीटेशन, मतलब ये साइकिल रिपीटेटिव है। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये ओवरी में भी हो रहे होते हैं, यूट्रस में भी हो रहे होते हैं। आपको पता है कि ओवरी में भी सम इवेंट्स चलते हैं, मैंने पढ़ाया था oogenesis में कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी से टर्शियरी बन रहा है, फिर ग्राफियन बन रहा है, ग्राफियन फिर ओव्यूलेशन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जा रहा है, उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स ही तो है जो कि ओवरी में हो रहे हैं। और यूट्रस भी अपने आप को प्रोलिफरेट कर रहा है। उसके बाद जो आखिरी के दिन होते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज में, वो बाहर निकल जाता है, दैट इज इट विल बिकम शेड। So now we'll understand whole cycle. Okay, so before that, इस menstrual cycle में ओवेरियन साइकिल भी होती है और यूटेराइन साइकिल भी होती है। मीन्स सम चेंजेस आर गोइंग ऑन इनसाइड द ओवरी, some changes are going on inside the uterus. So this menstrual cycle, this menstrual cycle, this consists of ovarian cycle, this consists of ovarian cycle and uterine cycle। ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल, ठीक है। अब ओवेरियन साइकिल में भी 3 फेज होते हैं, यूटेराइन साइकिल में भी 3 फेज होते हैं, ठीक है। और ये जो 3 फेज क्या है, ये इवेंट्स है। तो पहला इवेंट क्या है? फॉलिकुलर, मतलब व्हेन अ फीमेल इज बोर्न, उसके पास बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल है। प्यूबर्टी में ये मैच्योर होना शुरू होंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ व्हाट? एफएसएच। तो फर्स्ट फेज इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज, जहां पे फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन हो रहा होता है। सो फॉलिक्यूलर फेज, फर्स्ट फेज इज फॉलिक्यूलर फेज। नेक्स्ट फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज, मींस ग्राफियन फॉलिकल का फटना और सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना, मतलब यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। जो लास्ट फेज है उसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज।
यहाँ पे जो रेमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। इज इट क्लियर? नाउ द यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल के भी अगेन 3 फेज होते हैं। तो पहला फेज यूटेराइन साइकिल का होता है मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। इन दिस शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम शेड होगा। दूसरा फेज होगा, अब शेडिंग हो गई, फिर से ये जो एंडोमेट्रियम है अपने आप को प्रोलिफरेट करेगा। हम देखेंगे कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में। सो नेक्स्ट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। दिस इज प्रोलिफरेटिव फेज। और जो लास्ट फेज होगा इसको बोलेंगे सिक्रीटरी फेज। सिक्रेटरी फेज, दैट मीन्स यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो पूरा ग्लैंडुलर है और वो सिक्रीट करेगा न्यूट्रिएंट्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द अपकमिंग, और जो कि फर्टिलाइज्ड ओवा आ रहा है उधर से, फर्टिलाइज्ड एग जो आ रहा है, दैट इज द जाइगोट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 साइकिल होते हैं, दैट इज ओवेरियन एंड यूटेराइन। बहुत इंपॉर्टेंट, ओवेरियन में कौन से फेज होते हैं, यूटेराइन में कौन से फेज होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं साइकिल पे। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यस, तो यहाँ पे हम बोलते हैं यूटेरस इवेंट्स, और ये है, और सॉरी, ये है ओवेरियन इवेंट्स। ओके, यूटेराइन इवेंट्स एंड ओवेरियन इवेंट्स। अब यूटेरस में आप देख रहे हैं यहाँ पे शेडिंग हो रही है, शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो इस फेज को बोलेंगे हम मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज। आफ्टर दैट जो एंडोमेट्रियम है आप देख रहे होंगे धीरे धीरे प्रोलिफरेट हो रहा है, धीरे धीरे प्रोलिफरेट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, नेक्स्ट फेजेस कि और प्रोलिफरेट हो रहा है और अब ये और ज्यादा वेस्कुलर और ग्लैंडुलर हो जाएगा, इसको बोलेंगे आप सिक्रीटरी फेज। फिर अगेन मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे यूटेराइन इवेंट्स। अब ओवेरियन इवेंट्स कौन से? ओवेरियन इवेंट्स में ये देखिए, डेवलपिंग फॉलिकल मींस प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, उसके बाद ये एंट्रम कैविटी, और अब ये जो बर्स्ट होगा एंड इट विल लीड टू द ओव्यूलेशन। सो पहला फेज है यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज फॉलिकुलर फेज। अगर जनरली बोला जाता है कि एवरेज ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 टू 29 डेज है, अगर ऑन एन एवरेज 28 डेज है तो ओव्यूलेशन होगा 14th डे को। ओव्यूलेशन जनरली 14th डे पे होगा। ओके, ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू ये 22nd डे तक ग्रो करता ही रहेगा, मतलब ये मैक्सिमम ग्रो होगा 22nd डे तक, उसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू होगा। तो ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इसको कंट्रोल कर कौन रहा है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? हॉर्मोन्स कर रहे हैं, ओवेरियन हॉर्मोन्स कर रहे हैं, आफ्टर दैट पिट्यूटरी हॉर्मोन्स कर रहे हैं। तो मैं आपको अब हार्मोन समझाती हूँ। ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन मेनली। तो जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप होना शुरू करता है, यहाँ पे इसकी जो थीका लेयर है, थीका इंटरना, वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना शुरू करती है। तो ये जो एस्ट्रोजन बढ़ता होता है, मतलब बढ़ता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ओके, और ये जो फॉलिकल मेच्योर हो रहे हैं इसको भी कोई ना कोई हार्मोन ही कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है एफएसएच। मींस आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब जैसे एंडोमेट्रियम शेड होगा उसके फ्रॉम द 4th to 5th डे, मींस ऑन द लेटर स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, ये एफएसएच बढ़ना शुरू होगा। एफएसएच जैसे ही बढ़ेगा ये जो फॉलिकल्स है वो डेवलप करना शुरू होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स द फॉलिकल टू ग्रो। जैसे ये ग्रो करेंगे ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। ये एस्ट्रोजन शुरू के फेज में बढ़ेगा, फॉलिकुलर फेज में ये बढ़ेगा, और ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन ये देगा पॉजिटिव फीडबैक टू द एफएसएच एंड एलएच, जिसकी वजह से एलएच सर्ज और एफएसएच भी बढ़ेगा, मतलब एक पीक आएगा दोनों का। और ये पीक होगा 14th डे के कुछ घंटे बिफोर। ओके, ये जो ओव्यूलेशन सॉरी एलएच सर्ज आएगा, मींस एलएच 6 to 10 फोल्ड्स बढ़ेगा, एफएसएच 2 to 3 फोल्ड्स बढ़ेगा। और ये एलएच और एफएसएच टुगेदर ये दोनों मिलकर काम करेंगे एंड इट विल कॉज ओव्यूलेशन
ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल मीन्स ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ LH एंड FSH ओव्यूलेशन हुआ। तो पहले क्या हुआ, FSH बनना शुरू किया, FSH ने फॉलिकल्स को बोला कि चलो अब तुम भी डेवलप होना शुरू करो, फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हुए और मेच्योर फॉलिकल बन गया। अब मेच्योर फॉलिकल जब बन गया तो LH और FSH सड़ जाएगा, ये दोनों मिलके ओव्यूलेशन कॉज कर देंगे। ओके अब LH का नाम क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मींस दिस विल कॉज द ल्यूटेनाइजिंग प्रोसेस। तो पहला तो काम था इसका ओव्यूलेशन कराना, दूसरा काम है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको कॉर्पस ल्यूटियम में बदल देना, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करेगा LH। एंड LH इट विल आल्सो मैनेज द कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम 4 हार्मोन सिक्रेट करना शुरू करेगा। कौन से 4 हार्मोन, पहला तो प्रोजेस्टेरॉन, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, इसलिए ये देखो प्रोजेस्टेरॉन। अभी तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा था, लेकिन अब ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन बनने लगा। ओके ये ल्यूटियल फेज है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बनने लगा। आफ्टर दैट ये कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा। आफ्टर दैट ये एक और हार्मोन रिलीज करेगा जिसको कि बोलते हैं रिलैक्सिन, और एक और हार्मोन रिलीज करेगा दैट वो है इनिबिन। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन बनाएगा। अब जैसे ही सिक्रेटरी या फिर लूटियल फेज में, ये फेज जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है ल्यूटियल फेज है। ओके इज इट क्लियर? तो ये जो ल्यूटियल फेज में जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बढ़ेंगे, ये बड़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन अब इन गोनेडोट्रोपिन को नेगेटिव फीडबैक देगा। कौन सा फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, और LH और FSH कम होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे LH और FSH कम होना शुरू हुए, आपको पता है LH कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके अब LH कम कर गया तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? तो जो कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिवली हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा था 22nd डे के बाद, अब ये रिग्रेस करना शुरू हो जाएगा, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और ये एक वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कि बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके अब जैसे ही ये रिग्रेस हो गया, कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया, तो अब ये कॉर्पस एल्बिकन्स कोई हार्मोन नहीं रिलीज करेगा, ये तो डिजेनरेट हो चुका है, ये कोई हार्मोन नहीं रिलीज करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन ही तो रिस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो जब प्रोजेस्टेरॉन ही कम हो गया तो एंडोमेट्रियम भी श्रिंक होना शुरू कर देगा, और अब अगेन दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, मींस पहला फेज जो कि मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये था हार्मोन का इफेक्ट ऑन द ओवेरियन इवेंट्स, कि फॉलिकल के साथ क्या हो रहा है, ओवरी के साथ क्या हो रहा है। अब व्हाट अबाउट एंडोमेट्रियम? अब एंडोमेट्रियम में आप देख रहे हैं कि फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हाई है, ये एस्ट्रोजन माइटोटिक डिवीजन कराएगा एंडोमेट्रियम में, मतलब एंडोमेट्रियम अब थिक होना शुरू होगी, ये प्रोलिफरेट कर रही है। इस फेज में, सिक्रेटरी फेज में क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन भी आना शुरू हो गया। जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन आना शुरू हो गया, वो इसकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ओके ग्लैंडुलर एक्टिविटी मींस ग्लैंड्स और डेवलप हो जाएंगे, और वो न्यूट्रिशन रिलीज कर सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके अब ये तो थिक हो गया, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट मेनली प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब तक प्रोजेस्ट्रॉन है एंडोमेट्रियम हमारी बनी हुई है, जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन कम हुआ ये एंडोमेट्रियम शेड होना शुरू हो जाएगी और मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग कंप्लीट 9 months ऑफ द जेस्टेशन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल हाई होता है। डिलीवरी के टाइम एस्ट्रोजन कंपैरेटिवली प्रोजेस्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन अपने आप कम होगा। तो प्रोजेस्ट्रॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। अगर ये प्रोजेस्ट्रॉन नीचे हो गया या फिर इसका लेवल लो हो गया, तो फिर एंडोमेट्रियम श्रिंक होना शुरू होगी और ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ से वो कैसे भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि ये हार्मोन ज्यादा है तो क्या होगा, ये हार्मोन इस टाइम में कम हो गया तो क्या होगा। ओके सो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो जो एक ही हार्मोन है जिसके दो पीक आ रहे हैं, एक ही हार्मोन है जिसके दो पीक आ रहे हैं, वो कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। एक पीक तो आ रहा है कहाँ पे, फॉलिक्यूलर फेज में, दूसरा पीक आ रहा है कहाँ पे, ल्यूटियल फेज में। प्रोजेस्ट्रॉन का सिर्फ एक ही पीक है, वो भी कब, सिक्रेटरी फेज में, ये है प्रोजेस्ट्रॉन का पीक।
तो प्रोजेस्ट्रॉन हाई है सिर्फ सिक्रेटरी फेज में, ल्यूटियल फेज में। एस्ट्रोजन फॉलिकुलर फेज में भी हाई हो रहा है और ल्यूटियल फेज में भी हाई है। किसमें ज्यादा हाई है? ये फॉलिकुलर फेज में ज्यादा हाई है एस्ट्रोजन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दोनों रिलीज करता है, बट मेनली प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीटिंग सेल है वो, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीटिंग ग्लैंड है। सो कॉर्पस ल्यूटियम को इसलिए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, कि कुछ समय के लिए बनता है, कुछ समय के लिए रिलीज होता है, उसके बाद रिग्रेस हो जाता है। तो ये प्रोसेस तो तब हुई जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को हम रिग्रेस होने ही नहीं देंगे, ये कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहेगा। उसके लिए एक दूसरा हार्मोन काम आएगा, एचसीजी, हम पढ़ेंगे वो। ओके, तो जो बॉडी उसका पहले इंतजाम कर देती है कि वो एक एलएच जैसा ही दूसरा हार्मोन निकालने लग जाती है, एचसीजी, और ये एचसीजी इस कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू कर लेता है, इसको डिग्रेडिंग सॉरी डिजनरेट नहीं होने देता, ये रिग्रेस नहीं होता। इट विल कंटिन्यू टू रिलीज और या इट विल कंटिन्यू टू रिलीज द प्रोजेस्टेरोन। दूसरा क्वेश्चन कि अब ये जो साइकिल है, ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो कि हमने ऑन एन एवरेज 28 डेज बताया, जरूरी नहीं है 28 डेज ही हो, कितने भी दिन हो सकता है। तो इसमें एक फेज है जिसका टाइम ड्यूरेशन हमेशा फिक्स होता है। व्हाट इज दैट फेज? दैट फेज इज द ल्यूटियल फेज। So here, luteal phase is always fixed. Duration of luteal phase or secretory phase is always 14 days. Okay, is always 14 days. Means लास्ट के 28th डे से 14 डेज तक ये फिक्स होगा ल्यूटियल फेज। तो अगर हमें ओव्यूलेशन का दिन जानना है तो हमें पहले तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है 32 डेज, तो ओव्यूलेशन कब होगा? लास्ट के 14 डेज फिक्स है। ओके, फॉलिकुलर फेज बड़ा है, कम हो सकता है, ओके, बट लास्ट के 14 डेज फिक्स है। सो 32 माइनस 14, 32 माइनस 14 कितना हुआ? 18th डे। तो ऑन द 18th डे ओव्यूलेशन होगा। ओके, अगर यही मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के ड्यूरेशन का है, सो 28 माइनस 14 इज 14th डे, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा 14th डे। तो हम ओव्यूलेशन का दिन कैसे जानेंगे? ओव्यूलेटरी डे इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस द 14 डेज, उस दिन पे ओव्यूलेशन होगा। तो ये और क्वेश्चन बनता है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन, day of ovulation is equal to total duration of menstrual cycle, total duration of menstrual cycle minus 14, क्योंकि 14 तो फिक्स है, लास्ट के 14 डेज फिक्स है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन, एस्ट्रोजन के कितने पीक है? 2। प्रोजेस्ट्रॉन के कितने पीक है? 1। सो एस्ट्रोजन हैज 2 पीक्स, और ये 2 पीक किस फेज में है ये भी जरूरी है। किस फेज में ये 2 पीक? फॉलिकुलर फेज में है, ल्यूटियल फेज में है। ओके, प्रोजेस्ट्रॉन का एक पीक है और एफएसएच और एलएच का भी एक पीक है, 1 पीक। ओके, और उसके बाद हार्मोनल प्ले कि जब एस्ट्रोजन हाई है तो अकेला एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा और एफएसएच एलएच सर्च करवाएगा। एफएसएच एलएच सर्च हो गया तो अब ये ओव्यूलेशन करवा देंगे। ओव्यूलेशन हुआ तो रेमनेंट ऑफ ग्राइफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। किस हार्मोन की मदद से? एलएच। तो एलएच, this helps in luteinization process. This helps in luteinization process and it maintains corpus luteum. This maintains corpus luteum. उसके बाद एफएसएच, एफएसएच का क्या काम क्या है? इट हेल्प्स इन फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। दिस हेल्प्स इन फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। आफ्टर दैट प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ाता है, किसकी? एंडोमेट्रियम की, एंड इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम। so progesterone, this maintains the endometrium.
ओके। तो अगर आपको अपनी डेट्स आगे करनी है कि अभी मेंसेस नहीं चाहिए, सो जो पिल्स है उसमें कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन होगा, जो पिल्स लेंगे उसमें प्रोजेस्टेरॉन होगा, सो वो कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रखेगा, तो एंडोमेट्रियम शेड नहीं होगी। ओके। और जो एबॉर्शन पिल्स है उसमें भी क्या होता है, उसमें एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की ही मदद से तो एंडोमेट्रियम बचा हुआ है, बना हुआ है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हटा देंगे तो एंडोमेट्रियम निकलने लगेगा, उसका कोई काम नहीं होगा। आफ्टर दैट, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस है, सपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन हो सकता है कि एग फर्टिलाइज हो गया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी कैसे? अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो जो प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन हाई बना रहेगा कंटिन्यूसली, हाई प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन ये एफएसएच एलएच को सप्रेस करके रखेंगे। अगर एफएसएच बढ़ ही नहीं रहा है तो फॉलिकुलर मैच्योर कैसे होगा? तो अब कोई ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी वहां पे अगर प्रेगनेंसी हो गई तो। इस वजह से एक जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रोबेबल रीजन हो सकता है दैट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग नहीं है तो और क्या रीजन हो सकते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस है। ओके। तो इसको बोलते हैं हम एमेनोरिया। एमेनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहला तो है फर्टिलाइजेशन, इसका पहला रीजन होगा कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है एग का। दूसरा रीजन होगा हार्मोनल इम्बैलेंस। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। प्रॉपर डाइट नहीं, न्यूट्रिशन नहीं, स्ट्रेस है, नींद नहीं, तो इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, नॉट प्रॉपर लाइफस्टाइल। उसके बाद एक और टाइप का एमिनोरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब ये जो लैक्टेशनल एमिनोरिया ये क्या बोला है? मतलब डिलीवरी के अप्रोक्सीमेटली 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे प्रोलैक्टिन लेवल हाई है। ये हाई प्रोलैक्टिन सप्रेस करके रखेंगे एफएसएच को, तो वहां पे भी ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। तो ये प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं एमिनोरिया के। एमिनोरिया मींस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिसमेनोरिया मींस पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिस मींस पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लिख लो यहाँ पे, डिसमेनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो ये तो था मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको एज अ स्टोरी इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके। यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल है नेक्स्ट टॉपिक, वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो अब फर्टिलाइजेशन क्या है? दिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लीड टू द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन मतलब सिर्फ फ्यूजन नहीं है न्यूक्लियस का, पूरी होल प्रोसेस है। तो वो सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या है? पहला होगा प्लाज्मोगेमी, मतलब पहले तो दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे। उसके बाद होगी कैरियोगेमी, मींस फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर, कैरियोगेमी। उसके बाद होगा इंटरमिंगलिंग ऑफ द क्रोमोसोम, जिसको की बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एंड ऑल दिस विल लीड टू द सिनगेमी, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। So plasmogamy means fusion of cytoplasm, fusion of cytoplasm. कैरियोगैमी है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको कि प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रो न्यूक्लियस मीन्स द कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द एग जिसमें कि मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया है। आफ्टर दैट इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम, इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस। अब इन सब में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो हम स्टेप्स पढ़ेंगे दो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपैरेटिवली नीट के लिए, बट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ये हो कैसे रहा है। तो जो पहला स्टेप है, पहला इवेंट है, कलर दिख नहीं रहा,
तो पहला इवेंट है इसमें कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। अब ये क्या भला है, कैपेसिटेशन मतलब क्या? तो कैपेसिटेशन मतलब स्पर्म यहाँ पे हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो ये होगा कहाँ पे, ये होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उससे पहले स्पर्म अपनी एनर्जी बचा बचा के रख रहा है कि अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हम हाइपर एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे, वहां पे एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, उसके पहले हमने कंजर्व करके रखा हुआ है। तो कैपेसिटेशन मीन्स हाइपर एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म, मतलब फास्ट रिप्लैश मूवमेंट होगा उसका, हाइपर एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। और ये होगा कहाँ, इसका साइट क्या है, इसका साइट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब इस कैपेसिटेशन में क्या क्या स्टेप्स होती हैं? तो जो पहली स्टेप है, पहली स्टेप कैपेसिटेशन में है कि इसका जो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब क्या, ड्यू टू द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ा फ्लूइड टाइप हो जाएगा, एंड दिस विल लीड और दिस विल अलाउ द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन। ओके, सो फर्स्ट स्टेप है डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, destabilization of surface glycoprotein. This destabilization of surface glycoprotein, this will lead to influx of calcium ion, influx of calcium ion, and this influx of calcium ion will lead to the vigorous movement of the sperm. This will lead to the vigorous movement of the sperm. तीसरा is destabilization of the cholesterol layer, destabilization of cholesterol layer। मतलब क्या, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है एक्रोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, अगर इसको डिस्टेबलाइज करेंगे तो ये जो एक्रोसोम है इजीली टूट सकता है, क्योंकि एक्रोसोम में ही हमारा खजाना भरा हुआ है। क्या है उसमें, स्पर्म लाइसिन है, उसमें सारे एंजाइम है जो कि एग को पेनिट्रेट करने में मदद करेंगे। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, एंड दिस विल लीड टू द इजी ब्रेकेज ऑफ द एक्रोसोम। चौथा है destabilization of decapacitation factor, destabilization of capacitation, sorry, decapacitation factor। डीकैपेसिटेशन फैक्टर ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि सीमन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीमन में क्यों प्रेजेंट होते हैं कि ये कैपेसिटेशन को होने नहीं दे रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं कैपेसिटेशन को। क्यों, क्योंकि प्री मेच्योर कैपेसिटेशन नहीं होना चाहिए, ये वही होना चाहिए जहां जरूरी है। तो वो अपनी एनर्जी बचा के रखेगा स्पर्म, और ये काम डीकैपेसिटेशन फैक्टर करेंगे, दैट इट विल डिले द कैपेसिटेशन, इट विल इनहिबिट द कैपेसिटेशन। जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे कैपेसिटेशन नहीं होगा। तो ये चार इवेंट होते हैं कैपेसिटेशन में। ये चारों इवेंट की मदद से होने के बाद जो वेव लाइक, इनिशियल वेव लाइक मूवमेंट है स्पर्म का, जिसको कि बोलते हैं slow undulating movement, slow undulating of movement of the sperm, it gets converted into the fast whiplash movement of the sperm, fast whiplash movement of the sperm, okay, with the help of decapacitation। अब स्पर्म ने अपनी विगरस मोटिलिटी शो करना शुरू कर दी। अब ये जो स्पर्म होंगे ये केमिकल रिलीज करना शुरू करेंगे। अब होगा अट्रैक्शन, किसमें, स्पर्म और एग में, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट, that is called chemotactic movement of the sperm। अब ये जो एग है वो रिलीज करेगा एक प्रोटीन दैट इज फर्टिलाइजिन, और जो स्पर्म है ये रिलीज करेगा एंटी फर्टिलाइजिन। स्पर्म है ये एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज करेगा, और ये स्पीशीज स्पेसिफिक ही है। इट विल मेक श्योर कि एक ही स्पीशीज के गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है स्पीशीज स्पेसिफिक, स्पीशीज स्पेसिफिक। अब ये जो स्पर्म है एग के पास आ गया, अब क्या मूवमेंट होगी, तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte का, सिर्फ सेकेंडरी oocyte का नहीं,
उसके बाहर में जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte है, it is surrounded by another glycoprotein acellular layer, that is zona pellucida, and then corona radiata। ओके, अब इस जोना पेलोसिडा में प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसको कि हम बोलेंगे ZP3 रिसेप्टर्स। तो ये जो स्पर्म है वो आके ZP3 रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो स्पर्म बाइंड्स टू ZP3 रिसेप्टर, और जैसे ही आके बाइंड करेगा, बाइंड भी कैसे करेगा कि ये ZP3 रिसेप्टर है, स्पर्म आया और ऐसे धक्का मारा, मतलब इस पे जाके ऐसे बाइंड हुआ। इस धक्का लगने से इसका जो एक्रोजोम है वो टूट जाएगा। जैसे ही एक्रोजोम टूटा, सारे के सारे एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे जो कि मदद करेंगे इस एग की लेयर्स को पेनिट्रेट करने में। तो दिस विल लीड टू द ब्रेकेज ऑफ एक्रोजोम, दिस विल लीड टू द ब्रेकेज ऑफ एक्रोजोम, और एक्रोजोम रिलीज करेगा स्पर्म लाइसिन। अब ये स्पर्म लाइसिन तीन टाइप के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है CPE, दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दिस इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है किसको पेनिट्रेट करेगा? कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करेगा। नेक्स्ट है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज, hyaluronidase ACE means it will digest the hyaluronic acid, means the cement present between the corona radiata। Okay, next is zona lysin or acrosin। as the name suggests, zona lysin ये किसको तोड़ेगा? ये तोड़ेगा जोना पेलोसिडा को, ये तोड़ेगा जोना पेलोसिडा को। तो जोना पेलोसिडा की लेयर को तोड़ेगा और कहाँ पे आ जाएगा? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये है सेकेंडरी oocyte, ये है जोना पेलोसिडा, और इसको पेनिट्रेट कर चुका है स्पर्म यहाँ पे, और यहाँ पे कोरोना रेडिएटा थी। ओके, तो इसने सबको पेनिट्रेट कर दिया और ये आ चुका है पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में। अब ये जाके oocyte की मेम्ब्रेन से जाके जुड़ेगा। अब यहाँ पे भी एक कैच है, ऐसे ही नहीं जाके कोई भी स्पर्म, किसी भी स्पीशीज का स्पर्म जाके ऐसे नहीं जुड़ सकता। ये जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको कि बोलते हैं इंटेग्रिन, इंटेग्रिन। और जो स्पर्म की सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन जिसको कि बोलते हैं फर्टिलिन, जिसको कि बोलते हैं फर्टिलिन। दिस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म। तो जो ये फर्टिलिन है ये जाके इंटेग्रिन से बाइंड होगा, और ये दोनों कंपैटिबल एक दूसरे से, मतलब सिर्फ फर्टिलिन ही इंटेग्रिन से बाइंड कर सकता है। अगर बाइंड हो गया सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहां बन गई कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो this will lead to the formation of, lead to the formation of cone of fertilization, cone of fertilization। okay, is it clear? अब कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन जैसे ही बना, इट विल लीड टू डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, मींस देयर विल बी रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। so this will lead to the depolarization of what? Ulemma, it will lead to depolarization of ulemma, depolarization of ulemma, and this depolarization of ulemma will lead to the fast block, fast block to check polyspermy, fast block टू चेक पॉलीस्पर्मी। मतलब जैसे ही ऊलेमा डीपोलराइज हो गई, अब कोई दूसरा स्पर्म आके इससे कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं बना सकता एक डीपोलराइज्ड ऊलेमा से। तो ये मतलब ये जो प्रोसेस है वो एकदम इमीडिएट होगा, इमीडिएट डीपोलराइजेशन हुआ, एंड नाउ पॉलीस्पर्मी नहीं हो सकती, मतलब कोई दूसरा स्पर्म आके फिर से इसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो दिस इज फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी।
अनदर प्रोसेस ये होगी कि अब डीपोलराइजेशन हो गया उलेमा का, अब ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, दिस विल रीच द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, this wave of depolarization will reach endoplasmic reticulum and it will lead to the efflux of calcium ion. मतलब calcium ion उलेमा में आ जाएंगे and calcium ions cytoplasm of the oocyte में आ जाएंगे, will be released into the cytoplasm. ओके okay? अब जैसे ही कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में रिलीज हुए, दिस कैल्शियम विल कॉज द एक्सट्रूजन ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इन द पेरीवाइटलाइन स्पेस. मतलब जो पेरीवाइटलाइन स्पेस थी वहां पे जाके ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना जो भी माल मसाला है वहां पे निकाल देंगे. कहाँ पे निकाल देंगे? इस जगह पे. इस जगह पे अपना ये एंजाइम रिलीज कर देंगे. कौन कर देंगे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कर देंगे. तो दिस कैल्शियम will cause extrusion or exocytosis, cause extrusion of cortical granules. This will cause extrusion of cortical granules and this will lead to the cementing of zona pellucida. मतलब पेरीवाइटलाइन स्पेस में या एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये एंजाइम पहला काम तो ये करेंगे कि जो जोना पेलुसिडा में जितने भी रिसेप्टर थे उसको हटा देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और जोना पेलुसिडा को सीमेंट कर देंगे. मतलब अब कोई और स्पर्म जोना पेलुसिडा से जाके बाइंड नहीं कर सकता उसके रिसेप्टर में, जोना पेलुसिडा को कुछ कर ही नहीं सकता वो. सो दिस इज ऑल्सो अ block to check the polyspermy. This is also a way, a process. So this will lead to the first, ZP receptors will get destroyed. ZP receptors are damaged. After that, second is this will cement the zona pellucida. This will cement the zona pellucida layer. So ये जो reaction है, extrusion of the cortical granules, this is called cortical reaction. This is called cortical reaction. And ये जो ZP रिसेप्टर्स का डैमेज होना, जोना पेलुसिडा का सीमेंट होना, दिस इज कॉल्ड जोना रिएक्शन. जोना रिएक्शन. एंड दिस विल लीड टू द slow block to check polyspermy. This will lead to a slow block to check polyspermy. ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ. ये जो पूरी प्रोसेस है सही तरीके से ये आपको किसी पैकेज किसी मॉड्यूल में नहीं मिलेगा. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि होता क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, जोना रिएक्शन, क्योंकि आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगे, पहले पूछा जाता था ये सब. तो फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी मीन्स इमीडिएट होगा एंड इट इज प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी. स्लो ब्लॉक टाइम लगेगा बट दिस इज ऑल्सो वे टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी. What is cortical reaction? Extrusion of the cortical granules into the perivitline space. What is zona reaction? Cementing of the zona pellucida and destroying of the zona pellucida receptors. Zona pellucida receptors. Okay, so this is called zona reaction. तो यहाँ पे आपका होता है फर्टिलाइजेशन खत्म. एक और बात फर्टिलाइजेशन में, कि फर्टिलाइजेशन मैंने बोला था कि फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होता जब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो जाता. मतलब जैसे ही स्पर्म आएगा ये पहले तो मियोसिस 2 कंप्लीट कराएगा न्यूक्लियस ऑफ द oocyte में. ओके, उसको ओवा बना देगा, उसके बाद ही दोनों फ्यूज करेंगे. तो जैसे ही स्पर्म ने एंट्री मारी, when the sperm will enter into the cytoplasm, when the sperm enters into the cytoplasm, it will cause what? It will switch off the metaphase promoting factor. This will switch off metaphase promoting factor. मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, इसका मतलब क्या है? आपको भी पता है कि वो जो अरेस्ट हुआ था वो मेटाफेज 2 स्टेज में हुआ था. मतलब मेटाफेज 2 चली ही जा रही है, उसके आगे नहीं हो रहा कुछ. तो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर स्विच ऑफ हुआ और क्या स्विच ऑन करेगा? ये एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर. एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इज स्विच्ड ऑन.
दिस इज स्विच्ड ऑन, और जैसे ये स्विच्ड ऑन हुआ मियोसिस 2 रिज्यूम होगा और कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम मींस एक्चुअल फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लियस फिर तब होगा। एंड यू नो female has only one type of gamete, that is the X. Male has two type of gamete, X and Y. अगर फीमेल गैमेट स्पर्म के एक्स वाले मतलब एक्स वाले गैमेट स्पर्म से फ्यूज किया तो एक्स एक्स बनाएगा, और अगर दिस एक्स फ्यूजेस विथ वाई तो एक्स वाई बनाएगा। इसका मतलब क्या है? मेल गैमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स और द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, नॉट द फीमेल गैमेट। Father is responsible. Male gamete is responsible for the formation of child, formation of the gender. It may be girl, it may be the boy. It can be male, it can be female. तो क्योंकि ये जो X और Y है स्पर्म, ये 50-50% चांसेस के होने के, तो फिर XX और XY बनने के भी 50-50% चांस ही है। तो गर्ल या बॉय होने की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। तो दिस इज एग or oocyte. This is female gamete. And father is responsible for the determining the sex or the gender of the child. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट में एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बाय एवरीवन।